हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाली हूँ क्लास 12th के एक चैप्टर को जिसका नाम है कविता के बहाने और बात सीधी थी पर। यह 2 कविताओं का संग्रह है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इस एक्सप्लेनेशन में आप देखेंगे कवि परिचय, इसकी शॉर्ट समरी और पोएम का लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन। तो इन पोएम को लिखा है कुंवर नारायण जी ने, जिनका जन्म 19 सितंबर 1927 यूपी में हुआ था। और इनकी प्रमुख रचनाएं कुछ इस प्रकार है: चक्रव्यूह, परिवेश, हम तुम, अपने सामने, कोई दूसरा नहीं, इन दिनों इनका काव्य संग्रह है जहाँ से इनकी एक कविता ली गई है, आत्मजयी, आकारों के आसपास, आज और आज से पहले और मेरे साक्षात्कार। और इन्हें प्रमुख पुरस्कार मिले हैं: साहित्य अकादमी पुरस्कार, कुमारन आसान पुरस्कार, व्यास सम्मान, प्रेमचंद पुरस्कार, लोहिया सम्मान, कबीर सम्मान और ज्ञानपीठ पुरस्कार। और इनका निधन 2017 दिल्ली में हुआ था। तो आप लोगों को इनकी रचनाएं याद करने की ज़रूरत है। 1-2 रचनाएं तो आपको याद होनी चाहिए और आप लोगों को प्रॉपर्ली पता होना चाहिए कि कौन सी कविता किस काव्य संग्रह से ली गई है, क्योंकि एग्जाम में से पूछा जा सकता है। एक 1 शॉट क्वेश्चन के इसमें पूछा जा सकता है, मल्टीपल चॉइस की इसमें पूछा जा सकता है, या मैच द कॉलम की इसमें आपको यहाँ पे कविता या कहानी का नाम दिया जा सकता है और इसके रचनाकार से आपको मैच करने का वो भी दिया जा सकता है। तो ये IMP चीज़ है, आप लोग इसे प्रिपेयर कर लीजिएगा। ये मार्क गेनिंग है, तो आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो ये सारी जो यहाँ पे लिखा गया है जीवन परिचय में, तो इसे आप लोग पढ़ के समझ सकते हैं। मैं इन शॉर्ट आप लोगों को बताने का ट्राई करती हूँ, क्योंकि अगर मैं पढ़ूँगी तो वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाएगा। तो जो कुंवर नारायण जी है, ये 3रे शतक के प्रमुख कवि रहे हैं। इनकी कविताओं में व्यर्थ का उलझाव नहीं है, बल्कि संयम है, परिष्कार है और साफ सुथरापन है। वे नगर संवेदना के कवि माने जाते हैं। तो यही सब इन सब में घुमा फिरा के बताया गया है। तो आप लोग इसे पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो इस कविता में कविता के बहाने कविता में क्या किया है, यह कविता इन दिनों संग्रह से ली गई है। तो ये बहुत IMP चीज़ है, आप लोगों को प्रॉपर्ली पता होना चाहिए कि कविता के बहाने जो है वो इन दिनों संग्रह से ली गई है। और आज के समय कविता के वजूद को लेकर आशंकित है। शक है कि आंतरिकता के दबाव से कविता का अस्तित्व नहीं रहेगा। ऐसे में यह कविता की अपार संभावनाओं को टटोलने का एक अवसर देती है। कविता के बहाने एक यात्रा है, मतलब जो कविता के बहाने इस जो चैप्टर में ऐसा बताया गया है कि जो टेक्निकल युग आने की वजह से कविता का जादू हट जाएगा, मतलब कविता इतनी नहीं चलेंगी। तो इसमें बताया गया है कि ये सब नहीं होगा और इसकी जो अपार संभावना है उसको देखने के लिए यह रचना रचित गई है। इसमें बताया गया है कि कविता, इसमें कवि ने कविता की तुलना चिड़िया, फूल और बच्चों के खेल से की है। और कवि का मानना यह है कि चिड़िया की उड़ान और फूल के खिलने की एक सीमा होती है, लेकिन कविता की उड़ान और उसकी महक और प्रभाव असीम है। उसकी कोई सीमा नहीं है, वो कहीं पे भी जा सकती है और कहीं पे भी घूम सकती है, उसकी कोई लिमिट नहीं है। बच्चों के खेल की तरह कविता भी शब्दों का खेल है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और इसलिए जहाँ भी रचनात्मक ऊर्जा होंगी, जहाँ भी क्रिएटिविटी होंगी, वहाँ सीमाओं के बंधन खुद ब खुद टूट जाएंगे, चाहे वो घर की सीमा हो, भाषा की सीमा हो या फिर समय की ही क्यों ना हो। तो इस प्रकार उन्होंने कविता के बारे में बताया गया है कि कविता की कोई लिमिट नहीं है। अगर आपको काव्य रचना करना है ना, तो इसकी कोई भी लिमिट नहीं है, आपको सिर्फ शब्दों से खेलना होता है। और इसके बाद में दूसरी कविता है बात सीधी थी पर, जो कोई दूसरा नहीं संग्रह से संकलित है। ये आप लोगों को याद रखना है कि जो पहली कविता थी वो इन दिनों काव्य रचना से ली गई थी और बात सीधी थी पर जो कोई दूसरा नहीं संग्रह से ली गई है। तो इस कविता में हमें क्या बताया गया है, इसमें भाषा की सहजता पर बल दिया गया है। कवि कहना चाहते हैं कि कभी कभी हम अपनी बात को बहुत प्रभावशाली बनाने के चक्कर में कठिन शब्दों का प्रयोग कर लेते हैं, जिससे बात सुलझने की बजाय उलझ जाती है और उसका मूल प्रभाव खत्म हो जाता है। मतलब अगर हम बात को इजी तरीके में बोल सकते हैं, लेकिन कभी कभी हम उसको ज़्यादा प्रभावशाली, ज़्यादा अच्छा लगे, इसलिए ऐसे तोड़ मरोड़ के बोलते हैं कि उस बात का कोई मतलब ही नहीं निकलता, ना ही कोई पर्सन समझ पाता है। तो इसमें यही चीज़ बताई गई है कि हम जो बात सीधी थी लेकिन हम उसको
अच्छे ही करने के चक्कर में उसे उलझा देते हैं। जब ऐसा देखो, यहाँ पे आप लोग पढ़ोगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि इसमें क्या कहा गया है। तो चलिए अब इसका हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। तो कविता एक उड़ान है चिड़िया के बहाने। तो इसमें कवि कहते हैं कि कविता कल्पना की एक उड़ान है। जिस तरह चिड़िया उड़ती है, कविता भी कल्पना की पंख लगाकर उड़ती है। लेकिन चिड़िया की उड़ान सीमित होती है। लेकिन चिड़िया की उड़ान क्या होती है? सीमित होती है। वह एक घर से दूसरे घर या एक निश्चित ऊंचाई तक ही उड़ सकती है। इसके विपरीत कविता क्या होती है? उसकी उड़ान असीमित होती है। वो जितना दूर जाए उतना जा सकते हैं। कवि के ख्याल बहुत दूर तक जा सकते हैं। वो मंगल ग्रह को भी घूम के आ सकते हैं या इस यूनिवर्स के बाहर भी घूम के आ सकते हैं। कवि के ख्याल ऐसे होते हैं। लेकिन चिड़िया क्या है? उसकी उड़ान है वो सीमित है और उसकी चिड़ान को चिड़िया भी नहीं समझ सकती है। मतलब यहाँ पे दिया है ना, कविता की उड़ान भरा क्या चिड़िया जाने। तो मतलब कविता की उड़ान को चिड़िया भी नहीं समझ सकती। अब इसके बाद में बाहर भीतर इस घर उस घर कविता की पंख लगा उड़ने के माने चिड़िया का क्या जाने। तो इसका मतलब मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ कि जो कविता की उड़ान क्या है, चिड़िया नहीं समझ सकती। चिड़िया तो बस इस घर से उस घर से इस घर तक उड़ना जानती है। लेकिन कविता है वो कहीं पे भी आ जा सकती है, उसकी कोई सीमा नहीं होती है। और कविता की इस उड़ान को चिड़िया क्या ही समझेंगी। अब लिखा है, कविता एक खिलना है फूलों के बहाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। बाहर भीतर इस घर उस घर बिना मुरझाए महकने के माने फूल क्या जाने। तो इसका अर्थ क्या है? कविता का खिलना फूल के खिलने जैसा है, एकदम आनंददायक होता है और उससे हमें बहुत महक मिलती है। लेकिन कविता का खिलना फूल क्यों जाने। कविता का खिलना भला फूल क्या जाने। तो लेकिन फूल के खिलने और महकने की एक निश्चित अवधि होती है। फूल खिलता है और फिर कुछ समय बाद मुरझा जाता है। फूल की खुशबू होती है जो कुछ दूर तक के आ सकती है। साल में एक बार फूल थोड़ा टाइम के लिए फूलेगा और फिर वो मुरझा जाएगा और उसकी खुशबू भी एक लिमिटेड जगह फैल सकती है। परंतु कविता एक बार लिखी जाती है तो वह बिन मुरझाए युगों तक अपनी खुशबू बिखेरती रहती है। ऐसा नहीं है कि एक सीजन आएगा जिसमें कविता चलेंगी फिर उसके बाद में उसका मतलब अर्थहीन हो जाएंगी कविता। ऐसा तो नहीं होता है। उसका अर्थ जो अभी निकल रहा है कुछ टाइम बाद भी उसका अर्थ वही निकलेगा। लेकिन फूल अभी खिलाए तो कुछ टाइम बाद मुरझा जाएगा, वो वैसा का वैसा नहीं रहता है। तो जो कविता का खिलना जो है वो फूल क्या जाने, फूलों को क्या पता। फिर इसके बाद में कविता एक खेल है बच्चों के बहाने। बाहर भीतर यह घर वह घर सब घर एक कर देने के माने बच्चा ही जाने। तो जो अंत में है वो कवि क्या कहते हैं? कवि कहते हैं कि जो कविता है वो बच्चों के खेल के समान है। तो कवि ने अब क्या किया है, जो कविता का कंपैरिजन बच्चों के खेलने से किया है कि बच्चों का जो जैसा खेल होता है वैसी कविता भी है। जैसे बच्चे खेलते हैं बाहर भीतर या इस घर उस घर, वो घरों के बीच में बिना भेदभाव किए खेलते। वो अपने दोस्तों के घर चले जाएंगे, इधर चले जाएंगे उधर चले जाएंगे, लेकिन वो ज़रा भेदभाव नहीं करते हैं कि इस जात का है तो मैं नहीं जाके खेलूँगा, ये ऐसा है गरीब है तो मैं नहीं खेलूँगा। बच्चे ये भेदभाव नहीं करते। बच्चे मन के बहुत सच्चे होते हैं और उनको ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं पता होती है। पता हो तब भी उनका मन इतना निर्मल कोमल और साफ होता है कि वो कोई भेदभाव नहीं करते और सबको एक कर देते। सब घर एक कर देने के माने मतलब सबको एक कर देते हैं। वैसे ही कविता भी शब्दों का खेल है। रचनात्मक ऊर्जा होने पर कविता भी समय और स्थान की सारी सीमाएं तोड़ देती है। वो कुछ ही समय में हम अंतरिक्ष की कल्पना कर सकते हैं, किसी भी दुनिया के किसी भी कोने की कल्पना कर सकते हैं, उसकी कोई सीमा नहीं होती और कविता भी भेदभाव नहीं करती है। तो इस कविता का यही मतलब था कि जो कवि है बता रहे हैं कविता का डिफरेंट चीज़ों के साथ कंपेयर करके कि सबसे पहले उन्होंने कंपेयर किया था चिड़िया के पंखों के समान कि चिड़िया कुछ लिमिटेड एरिया तक उड़ सकती है लेकिन कविता दूर दूर तक की जा सकती है। कविता की कोई भी सीमा नहीं होगी। कविता अकल्पनीय है वो, लेकिन चिड़िया की उड़ान है वो लिमिटेड है, लेकिन कविता की उड़ान लिमिटेड नहीं है। वैसे ही फूलों से कंपेयर करके कहा कि फूल एक टाइम में आते हैं, खिलते हैं और चले जाते हैं।
लेकिन कविता है जो बिल्कुल भी अभी जितना आनंद दे रही है उतना ही आनंद वो कुछ सालों बाद देंगी, कुछ महीनों बाद देंगी, कुछ वर्षों बाद देंगी। जो बिना मुरझाए अपनी खुशबू बिखेरती रहती है, कविता वो है। और फिर अंत में कविता की तुलना उन्होंने बच्चों के खेल से की है कि बच्चे जैसे बिना भेदभाव करे इस घर से उस घर खेल लेते हैं, सब घर को एक कर देते हैं, वैसे ही कविता है बिना भेदभाव किए, बिना समय और स्थान का ध्यान ये किए, वो सीमा से बाहर है, मतलब अनलिमिटेड है, मतलब उसकी कोई लिमिट नहीं है। वो कहीं पे कवि की कल्पना से कविता कहीं पे भी जा सकती है और कहीं पे भी रची जा सकती है। सिर्फ हमें क्या चाहिए, इसके लिए क्रिएटिविटी चाहिए। तो यह कविता यहीं पे कंप्लीट होती है। बहुत सरल और सीधी कविता थी। इसके बाद है बात सीधी थी पर। तो यह कविता कोई दूसरा नहीं से संग्रह से ली गई है। उसमें भाषा की सहजता पर बल दिया गया है। कवि कहना चाहते हैं कि कभी कभी हम अपनी बात को बहुत प्रभावशाली बनाने के चक्कर में कठिन शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे बात सुलझने की बजाय और उलझ जाती है और उसका जो मूल प्रभाव है, जो मतलब है, वो ख़त्म हो जाता है। तो पंक्तियों की व्याख्या इस प्रकार है। अब हम लाइन बाय लाइन इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जड़ा टेढ़ी फंस गई। तो इसमें कवि कहते हैं कि उनके मन में एक बात सीधी और सरल बात थी, लेकिन उसे अच्छे वर्डों में यूज़ करने की जगह चमत्कारिक या प्रभावशाली वर्डों के कहने के चक्कर में वो भाषा और जटिल हो गई। उस बात का अर्थ क्या हो गया, उलझ गया। ठीक है। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया, फिर बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। पेचीदा मतलब मुश्किल, कठिन। तो इन पंक्तियों का क्या असर है, उस मूल बात को व्यक्त करने के लिए कवि ने शब्दों को काटा, छाटा, उलट पुलट किया। कोशिश यह थी कि यह बात बन जाए और जो बात मैं कहना चाहता हूँ मैं कह पाऊँ। लेकिन क्या हुआ, यह भाषा के जाल से वो बाहर निकल आए या फिर भाषा से बाहर निकल आए। लेकिन इसके साथ क्या हुआ, ठीक उल्टा हुआ। भाषा और भी पेचीदा हो गई, कठिन होती चली गई। उन्होंने जो वर्ड उन्होंने बोलना चाह रहे थे, उन्होंने प्रभावशाली बनाने के लिए वर्ड यूज़ किया, उससे भाषा क्या हो गई, टेढ़ी हो गई। जो बात कहना था उसका अर्थ उलझ गया। फिर उन्होंने उसको वापस ठीक करने की कोशिश के लिए उसको उल्टा पुल्टा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया और ट्राई किया कि वो उसका मतलब निकल पाए। लेकिन क्या हुआ, इसका उल्टा हुआ और भाषा और कठिन होती चली गई, पेचीदा होती चली गई। फिर है सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेज को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस कर्तव्य पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाह वाह। मतलब कवि ने समस्या को धैर्य से नहीं समझा, उन्होंने धीरज नहीं रखा। उन्होंने जल्दी जल्दी में क्या किया, जैसे यदि पेज सही से ना लगे हो तो उसे ज़बरदस्ती कसने पर उसकी चूड़ी मर जाती है, वैसे ही कवि भाषा को जबरन कठिन बना रहे थे। लोग इस भाषाई कलाकारी पर ताली बजा रहे थे, जिसने कवि को और गुमराह कर दिया। मतलब देखो क्या होता है, कवि अगर अपनी कोई कविता प्रस्तुत कर रहा है और उसमें कठिन कठिन वर्ड है या फिर समझ लो उल्टा वो घुमा फिरा के बोल रहे हैं, तो लोग क्या करते हैं, ताली बजा रहे, वाह वाह क्या बोल रहे हैं, समझ आए या ना आए। तो ये क्या होता है, उस कवि को ऐसा लगता है कि मेरी इस चीज़ों पे तो लोगों को मज़ा आ रहा है, वो ताली बजा रहे हैं। तो वो क्या, इससे कवि क्या हो जाता है, गुमराह हो जाता है, उसको समझ नहीं आता कि उसे क्या करना चाहिए। और अगर हम, जैसे कि ये पेज है, अगर हम इसे बिना ठीक पोजीशन में रख कर उसको मारेंगे तो क्या होगा, गलत जगह चला जाएंगे, इसकी जो ये चूड़ियाँ है मर जाएंगे। वैसे ही कवि के साथ भी हो रहा था कि अगर वो स्क्रू को ठीक सही नहीं लगाकर ज़बरदस्ती उसके ऊपर मारेंगे तो चूड़ी मर जाएंगे। और जो लोग हैं वो भी उस बात को घुमाते फिराते चले जा रहे थे, क्योंकि जो लोग थे वो तालियां बजा रहे थे, शाबाशी दे रहे थे और वाह वाह कर रहे थे, वो कवि को गुमराह कर रहे थे। तो आखिर वही हुआ जिसका मुझे डर था, जोर ज़बरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। तो कवि कहते हैं ज़बरदस्ती करने से बात का प्रभाव ख़त्म हो गया, जिसका डर था मुझे वही हुआ और वह बात अब बेजान होकर रह गई। उसका कोई मतलब नहीं, ना सर रहा ना पैर रहा, वो बात बिना मतलब के होकर रह गई। वो बात बेजान होकर सिर्फ शब्दों की जाल में भटक रही थी। हार कर कवि ने उसे किल की तरह वही ठोक दिया, यानी बात को बिना किसी स्पष्ट अर्थ के वहीं पे छोड़ दिया। हार कर मैंने उस किल की तरह उसी जगह ठोक दिया, मतलब किल को जैसे जा रही थी उसने ठोक दिया और कवि ने हार मान ली कि अब जो अर्थ निकला ठीक है, नहीं निकला ठीक है।
ऊपर से ठीक ठाक पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? तो इसमें क्या हुआ, एंड में कवि ने जैसे जैसे वो बात बिगड़ते गई उन्होंने ठीक करने का ट्राई किया, लेकिन वो इतना उलझ गई थी कि अब ठीक नहीं हुई। तो उन्हें जैसा था वैसे ही अर्थ निकाल कर उन्होंने बेजान से उसको छोड़ दिया। तब इसके बाद में क्या कहा कि कविता ऊपर से तो ठीक लग रही थी पर उसमें कोई गहराई या मजबूत नहीं थी। मतलब उन्होंने कविता तो रच दी लेकिन उसका कोई मतलब नहीं निकल रहा था। अंत में बात ने एक शरारती बच्चे की तरह से कवि पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? अर्थात बात को हमेशा सरल भाषा में ही कहना चाहिए। उन्होंने कवि से पूछा कि तुम्हें नहीं पता कि बात को कैसे सरलता से बोला जा सकता है, भाषा को कैसे सरलता से यूज़ किया जा सकता है? तो उस कविता ने बच्चा बनकर बच्चे की तरह मतलब कवि से पूछा और उनसे पूछा कि क्या तुम्हें नहीं पता कि भाषाओं को सरलता से बरतना चाहिए, या तुमने ये सब कभी नहीं सीखा? तो यह कवि इस कविता में यही था और इसका यही कहना था कि जो भाषा है जिससे हम अगर कोई बात कहना चाहते तो हमें स्पष्ट रूप से बोलना चाहिए। हम अगर इधर उधर करके या वर्डों को ज़्यादा प्रभावशाली बनाने के लिए इसमें करेंगे तो उसका वो अर्थ खराब हो जाएंगे, उसका अर्थ नहीं निकलेगा, बात और कठिन होती चली जाएगी। तो आशा करती हूँ आप लोगों को इन दोनों कविताओं का मतलब समझ में आ गया होगा। मैं एंड में एक बार और आप लोगों को दोनों कविता का सारांश समझा देती हूँ, तो देख लीजिए। तो सबसे पहले कविता थी कविता की भान है। तो इस कविता में कवि ने अपना कविता की अपार संभावनाओं को दर्शाया है कि कविता की जो लिमिट है वो अनलिमिटेड है, मतलब उसकी कोई सीमा नहीं है, वो सीमा के बाहर है, सीमा से परे है कविता। तो उन्होंने कविता की तुलना 3 चीज़ों से की थी। चिड़िया की उड़ान से। चिड़िया उड़ती है पर उसकी उड़ान की एक सीमा होती है, लेकिन कविता की उड़ान बिना सीमा की होती है, असीम होती है। हाँ, और वो समय और स्थान के बंधन को पार कर जाती है। फूलों को खिलने से की थी। तो फूल खिलते हैं और अपनी खुशबू फैलाते हैं और एक समय बाद वो मुरझा जाते हैं, लेकिन कविता एक ऐसा फूल है जो कभी नहीं मुरझाता और युगों तक महकता रहता है। अब बच्चों का खेल। अंत में कवि ने कविता को बच्चों के खेल के समान बताया। जिस प्रकार बच्चों के खेल में किसी घर या जाति या सीमा का कोई स्थान नहीं होता है, वे सबको एक कर देते हैं, वैसे ही कविता भी शब्दों का खेल एक मानवीय एकता का संदेश देता है और वह हर बंधन को तोड़ देता है। अब बात सीधी थी पर, तो कविता भाषा की सहजता और कथ्य पर महत्वपूर्ण जोर देती है कि अपनी जो भाषा है, अपनी जो बात है वो सरल भाषा में कहना चाहिए। तो सबसे पहले कवि के पास एक सीधी बात थी, सरल बात थी, लेकिन उन्होंने उसे प्रभावशाली बनाने के चक्कर में उन्होंने कठिन शब्दों और अलंकृत भाषा का प्रयोग किया, जिससे वो भाषा उलझ गई और भाषा को जितना सुलझाने की कोशिश कर रहे थे वो उतनी ही उलझती गई। जैसे पेच को ज़बरदस्ती कसने से उसकी चूड़ियाँ मर जाती है, वैसे ही भाषा के जाल में फंसकर मुख्य बात का प्रभाव खत्म हो गया और अंत में बात बेअसर हो गई, कोई मतलब नहीं रहा उसका और वो केवल शब्दों का आडंबर बन के रह गया। और कवि यह समझाना चाहते हैं कि अगर हमें कोई बात अपनी रखनी है तो हमें सहजता और सिंप्लिसिटी के साथ में रखना चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करते तो बात का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो यहाँ पे हमें दोनों कविताओं का हमने एक्सप्लेनेशन देखा। तो आशा करती हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और इसके क्वेश्चन आंसर मैंने नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन किए हैं, क्योंकि अगर इसी वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन आंसर बताती तो ये वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। तो अगर आपको इसके क्वेश्चन आंसर देखने हैं तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हैं, और अगर आपको किसी अदर चैप्टर का एक्सप्लेनेशन चाहिए तो आप कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। मैं ज़रूर से वो वीडियो अपलोड करने का ट्राई करूँगी। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।